हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रोफेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कुछ एक न्यू कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। तो न्यू कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ऑथरशिप या राइटर्स। जनरली होता है कि जितने भी ऑथर्स होते हैं या तो वो शुरू से बुक्स लिखते हैं, मगर बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर फील्ड में लंबे समय तक काम करते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट या उस फील्ड से जब वो बाहर निकल जाते हैं तो उससे रिलेटेड बुक्स को भी वो लिखते हैं। जैसे एक क्रिकेटर आफ्टर रिटायरमेंट अपनी बुक लिखता है, कोई आईपीएस ऑफिसर अपनी बुक लिखता है। इस तरीके से तो किसी की कुंडली में देखकर हमको कैसे पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन के अंदर राइटर होने की कैपेबिलिटीज हैं या ये राइटर हो सकता है। तो ज्योतिष का यही कमाल है कि हम कुंडली को देखकर किसी भी व्यक्ति की पूरी बातें जान सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन फॉर द ऑथर। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन फॉर ऑथर में सबसे पहला काम आता है कौन कौन से प्लेनेट इन्वॉल्व हैं। तो प्लेनेट जो इन्वॉल्व हैं उनमें सबसे पहला आता है सन, सूर्य जो कि प्रभाव, आत्मा, प्रसिद्धि का कारक है। मरकरी एंड मार्स। मरकरी थॉट प्रोसेस है और मरकरी और मार्स का कॉम्बिनेशन को हम पेन और पेपर कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। और लास्ट में आता है चौथा जो प्लेनेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज वीनस और शुक्र, क्योंकि ये भी एक कला है, राइटिंग भी। और कला जब तक माइंड के अंदर वो विचार नहीं आएंगे तब तक हम लिख नहीं पाएंगे। तो 4 जो प्लेनेट्स हैं वो उनका लिंक 10th हाउस से होना चाहिए। सूर्य, मार्स, मरकरी एंड वीनस, इन सभी का लिंक यदि 10th हाउस से होता है तो ऐसा नेटिव एक राइटर हो सकता है। दिस द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखिए हाउसेज इन्वॉल्व है यहाँ पे, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो वो थिंकिंग प्रोसेस से उनका लिंक्ड हो जाता है, इंटेलिजेंस से लिंक हो गया। और इन हाउसेस के साथ साथ यदि आपके जो प्लेनेट लिंकअप हो जाएंगे, वो यहाँ पर आपका सन, मरकरी एंड वीनस यदि लिंक हो जाए सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस से, तो ऐसा पर्सन भी एक रिनाउंड राइटर होगा, ऑथर होगा। थर्ड वन कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। यदि सन, मून एंड मरकरी, अब मून आ गया आपका, सूर्य, चंद्रमा और बुध, वो आपको एजुकेशन देते हैं, साथ में नेम एंड फेम देते हैं। तो ऐसे लोग जिनका कि 10th हाउस से इन्वॉल्वमेंट होगा, सन का, मून का और मरकरी का, वो एक अच्छे राइटर तो होंगे ही और रिनाउंड राइटर भी होंगे जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन आता है जुपिटर, मरकरी एंड वीनस। तीनों जो आपके नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जुपिटर, मरकरी एंड वीनस, इन सभी का लिंकअप 9th हाउस से हो जाए तो ऐसे जो लोग होते हैं वो धार्मिक ग्रंथ के राइटर होते हैं। धर्म से रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें लिख सकते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिख सकते हैं और सारी चीजें वो रिलीजन से रिलेटेड लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस इन्वॉल्व हो गया, दोनों गुरु इन्वॉल्व हो गए, जुपिटर देवगुरु हो गया, वीनस राक्षसों का गुरु हो गया, और इंटेलिजेंस और ब्रेन, मरकरी इन्वॉल्व यदि हो जाता है तो ऐसे लोग बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं। जैसे तुलसीदास थे, वेद व्यास थे, जिन्होंने बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ लिखे, ये उसका कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है जिसकी हम बात करेंगे वो होता है प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर एंड मरकरी। ये दोनों फिर बेनिफिक प्लेनेट हो गए, जुपिटर एंड मरकरी। इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाए सेकंड एंड 10th हाउस से, तो ऐसे लोग बहुत मोटा पैसा कमाते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या राइटिंग के थ्रू या ऑथरशिप के थ्रू। एस्ट्रोलॉजी का भी कॉम्बिनेशन है, जिनका सेकंड हाउस और 10th हाउस में लिंक हो जुपिटर और मरकरी का, तो वो एक ऐसे राइटर होते हैं जिनकी बुक मार्केट में हाथों हाथ बिकती है। अब हम बात करेंगे कि ऑथर के कुंडली के अंदर कौन कौन से योग होने चाहिए। कौन सा योग कैसे बनता है, इसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं उन पर फोकस नहीं करूंगा, केवल योग के नाम बताऊंगा। तो सबसे पहला सरस्वती योग होना चाहिए, क्योंकि वो विद्या का योग है। कला निधि योग होना चाहिए सेकंड नंबर। थर्ड वन होना चाहिए पंच महापुरुष राजयोग। पंच महापुरुष राजयोग कोई सा भी बन रहा हो पांचों में से, तो ये योग होंगे ऐसे पर्सन एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज ऑथर होंगे। एस्ट्रोलॉजी और ऑथरशिप के कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर भी बीच बीच में आ रहा है मेरे दिमाग में। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं यहाँ पर वो कि कौन पर्सन बिजनेस करेगा।
कैसे देखेंगे हम? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में बात कर रहा हूं कौन पर्सन बिजनेस कर सकता है। कुंडली को देखकर यदि हमारे पास कोई भी नेटिव आता है और वो कहता है कि हम बच्चे को क्या कराएं, जॉब कराएं या बिजनेस कराएं, या बिजनेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो बिजनेस के जो कॉम्बिनेशंस हैं, तो बिजनेस के कॉम्बिनेशंस में सबसे पहला कॉम्बिनेशन आएगा। आप हाउसेस देखिए, सेकंड, सेवेंथ एंड 11th। सेकंड धन भाव है, 11th लाभ भाव है, और 7th पार्टनरशिप का भाव है, दूसरा, 7वां और 11वां भाव, और उनके लॉर्ड्स। सेकंड, 7th और 11th भाग देख लीजिए, उनके लॉर्ड्स को देखिए। लॉर्ड आपको देखने हैं फ्रॉम द सन, फ्रॉम द मून, फ्रॉम द लग्न, तीनों से। दूसरा, 7वां 11वां भाव का स्वामी आपको देखना है फ्रॉम द लग्न, फ्रॉम द मून एंड फ्रॉम द सन। और वहां पर जो भी प्लेनेट प्लेस्ड है इन भावों में, इनके लॉर्ड और इन भावों में जो भी प्लेनेट्स प्लेस्ड है, मतलब भाव हो गया एक तरीके से, भाव और भावेश, वो आपका इंडिकेट करते हैं कि पर्सन कौन से बिजनेस में जाएगा। सेकंड भाव में कौन सा प्लेनेट है वो बताएगा कि पर्सन का इंक्लिनेशन किस बिजनेस की तरफ होगा। 7th हाउस में जो है वो बताएगा, 11th हाउस में होगा जो बताएगा, और इन हाउसेस के लॉर्ड इंक्लिनेशन बताएंगे पर्सन का कि वो किस पर्टिकुलर बिजनेस की तरफ इंक्लाइंड है। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन है, सेम कॉम्बिनेशन बनता है। आप कारकांश लग्न से दूसरा, 7वां और 11वें भाव के जो लॉर्ड्स हैं उनके साथ कौन कौन से ग्रह पीएसी कनेक्शन बना रहे हैं। प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन का कनेक्शन कारकांश लग्न से दूसरे, 7वें और 11वें भाव के स्वामियों से जो ग्रह पीएसी कनेक्शन बना रहे होते हैं, उन ग्रहों से रिलेटेड बिजनेस में बंदे का इंटरेस्ट होता है। तो ये हम कंक्लूजन निकालेंगे सेकंड वन। थर्ड वन होता है बिजनेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योग है, मरकरी और मार्स के बीच में यदि किसी भी तरीके का पीएसी कनेक्शन बनता हो, दोनों एक साथ बैठे हो, दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो, एक दूसरे से कंजक्ट हो, एक साथ प्लेस्ड हो, एक दूसरे के घर में प्लेस्ड हो, तभी भी ऐसा पर्सन बिजनेसमैन बनता है। बिजनेसमैन बनने के और एक और कॉम्बिनेशन है जो मैं अर्लियर बता चुका हूं। 7वें से 12वें भावों के बीच में यदि 5 या 5 से ज्यादा प्लेनेट हो तो ऐसा नेटिव भी बिजनेस करता है। या 10वें से तीसरे भाव के बीच में 5 या 5 से ज्यादा प्लेनेट हो तो ऐसा नेटिव बिजनेस करेगा, या उसके लिए बिजनेस बेनिफिशियल होगा, हम ये कह सकते हैं। अब मैं कॉम्बिनेशंस बताऊंगा आज की सीरीज का थर्ड थिंग, बिजनेसमैन के कौन से कॉम्बिनेशंस हैं। अभी तो मैंने बताया कौन पर्सन बिजनेस करना चाहिए, क्या करेगा, किस डायरेक्शन में बिजनेस करेगा, ये था मेन थिंग कि सेकंड लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 11th लॉर्ड से जो भी प्लेनेट एसोसिएटेड है उनकी डायरेक्शन में एक पर्सन बिजनेस करेगा, उनसे रिलेटेड बिजनेस करेगा। अब बिजनेसमैन बनने के कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, तो बिजनेसमैन बनने में जो कॉम्बिनेशन है उनमें लिब्रा साइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैमिनी सूत्रम के हिसाब से लिब्रा साइन यदि लग्न में हो तो ऐसा पर्सन बहुत रिनाउंड बिजनेसमैन या ट्रेडर होता है। दैट इज द फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन, लिब्रा साइन यदि लग्न में है तो। दूसरा कॉम्बिनेशन में लिब्रा साइन से रिलेटेड है, मून इन लिब्रा साइन हो, चंद्रमा लिब्रा साइन, मतलब चंद्र लग्न हो गई एक तरीके से लिब्रा साइन या तुला राशि, और मार्स उसे एस्पेक्ट कर रहा हो, मून इन लिब्रा और मार्स उसे एस्पेक्ट कर रहा हो, तो वो ऐसा बंदा एक क्लेवर बिजनेसमैन होता है। क्लेवर का मतलब यहाँ पे कोई खराब नहीं है, क्लेवर का मतलब जो भी काम करेगा बड़े सावधानी से और चालाकी से करेगा, उसको उसका अच्छा बुरा सब पता होता है। थर्ड वन कॉम्बिनेशन है, मून यदि वर्गो साइन में आ जाए, मतलब किसी भी नेटिव की चंद्र लग्न यदि कन्या हो जाए, तो ऐसा नेटिव बहुत कम कैपिटल लेके, बहुत कम फाइनेंसेस को लेके, बहुत कम पूंजी लेके बहुत आगे बढ़ जाएगा बिजनेस में। तो ये भी बिजनेसमैन का एक थर्ड वन कॉम्बिनेशन है। फोर्थ कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, अगेन मरकरी मींस बुध लिब्रा साइन में हो जाए तो उसकी दशा में, बुध यदि लिब्रा साइन में हो तो उसकी दशा में बंदा बिजनेस करने की सोचेगा और एक बड़ा बिजनेसमैन होगा यदि, तो जिसकी भी मरकरी लिब्रा साइन में हो तो वो मरकरी की दशा के अंदर बिजनेस करने की सोचेगा वो नेटिव। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करूंगा,
यदि मून लिब्रा साइन में है, ये मैं अर्लियर भी बता चुका हूं, तो मून लिब्रा साइन का मतलब अगेन चंद्र लग्न लिब्रा या तुला हो गई, और यदि वीनस उसको एस्पेक्ट कर रहा है तो वो वीनस कर ले एस्पेक्ट शुक्र, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रेडर होगा वीनस से रिलेटेड आइटम्स का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ट्रेडर हो सकता है, फिल्म का आपका जो एग्जीबिटर्स होते हैं, फिल्म खरीदते बेचते हैं वो हो सकता है, कोई संगीत प्रोग्राम बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज करने वाला हो सकता है, इस तरीके का पर्सन होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम बात करेंगे कि एक बिजनेसमैन होने के लिए और हम क्या देखें। एक सक्सेसफुल और नेम ऑफ फेम वाले बिजनेसमैन होने के लिए उसका लग्न और 10th हाउस के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। ये फेम, नेम और फेम का भी कॉम्बिनेशन है, साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने का भी कॉम्बिनेशन है। 10th हाउस और फर्स्ट हाउस के बीच में किसी भी तरीके का कनेक्शन हो तो वो पर्सन बहुत एक पॉपुलर रिनाउंड बिजनेसमैन होगा। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लिब्रा लग्न हो तो वो एक इंपॉर्टेंट होता है। अब जिस नेटिव के चार्ट के अंदर शूल योग हो, अब शूल योग क्या होता है, ये नवास योग है जो परमानेंट योग है, जो कि दशाओं पे डिपेंड नहीं करता। यदि सभी ग्रह, सभी प्लेनेट केवल 3 हाउसेस में इकट्ठे हो जाएं या 3 राशियों में इकट्ठे हो जाएं D1 चार्ट में, ऐसा नेटिव बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। इस योग को हम शूल योग बोलते हैं। लास्ट वन एक और कॉम्बिनेशन है, जनरली दशा 10th लॉर्ड की में बिजनेस करेगा, सेकंड लॉर्ड की में भी कर सकता है, मगर शुक्र की दशा में जो पर्सन बिजनेस शुरू करता है वो बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। दिस द नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन। अब एक और हम बात करेंगे पॉलिटिशियंस का क्या कॉम्बिनेशन है। कोई भी राजनीति में जाएगा तो वैसे कोई भी राजनीति में जा सकता है, मगर सक्सेसफुल होने के लिए क्या कॉम्बिनेशन है मैं ब्रीफ में छोटे से कुछ पॉइंट बताऊंगा। पॉलिटिशियंस का मासेस से इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मासेस से इन्वॉल्वमेंट का मतलब उनका सैटर्न स्ट्रांग होना चाहिए, सूर्य प्रताप उसका होना चाहिए चारों तरफ। जिस पॉलिटिशियन का सन स्ट्रांग होता है वो पॉलिटिशियन आगे बढ़ता है, यदि सन स्ट्रांग नहीं होगा तो वो पॉलिटिक्स में पीछे रहेगा, कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। यदि कंजंक्शन हो जाए सन और मरकरी का, जो कि बहुत लोगों में होता है, बुधादित्य योग हो गया, मगर उस पर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा हो तो ऐसा पर्सन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सैटर्न, मरकरी, सन एंड जुपिटर, ये 4 प्लेनेट है प्लेस्ड इन द केंद्र में हो तो वो लीड करते हैं उसकी सक्सेसफुल पॉलिटिकल लाइफ के लिए। किसी भी नेटिव के 10th हाउस में यदि सैटर्न प्लेस्ड हो तो वो मासेस का लीडर होता है। 4th हाउस में भी सैटर्न प्लेस्ड हो अपने साइन में तो ऐसा पर्सन भी मासेस का लीडर होता है। जिस पर्सन का सूर्य उच्च का होकर 10वें भाव में चला जाए वो एक किंग लाइफ जीता है। एक पॉलिटिशियन की कुंडली के अंदर महाभाग्य योग हो, जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में था, पंच महापुरुष योग हो, गज केसरी योग हो, तो ऐसे लोग, पॉलिटिक्स में कोई भी जा सकता है, मगर ऐसे लोग जिनकी कुंडली के अंदर महाभाग्य योग हो, पंच महापुरुष योग हो या गज केसरी योग हो, वो पॉलिटिक्स में अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स का 6th हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि वो कंपटीशन है पॉलिटिक्स में। 6th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए और 7th हाउस और 7th लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। उसका पब्लिक परसेप्शन में उसकी इमेज अच्छी होनी चाहिए। तो 7th हाउस बताता है कि पब्लिक परसेप्शन में कोई भी पर्सन कैसा है। 9th और 10th का एक लिंक होना चाहिए यदि उसको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है तो। 9th और 10th का लिंक होना इसलिए जरूरी है कि उसका वो एपियर होना चाहिए, बहुत रिलीजियस है, और वही उसका कर्म क्षेत्र होना चाहिए। तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं आप देखते हो कि वो अपने कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जिससे कि वो लाइमलाइट में आते रहें। अब मैं एक और कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। अभी तक मैंने बिजनेसमैन बताया, पॉलिटिशियन बताया, अब जिसकी मैं बात करने वाला हूं ये बिल्कुल हटकर एक कॉम्बिनेशन है। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी नेटिव का ट्रांसफर होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है कि कब उनका ट्रांसफर हो जाए।
बैंक एम्प्लॉयज का भी जनरली ट्रांसफर होता है। आजकल प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, तो उन्हें कब कंपनी बदलनी पड़ जाए तो वो बार बार आते हैं, पूछते हैं कैसा होगा। तो इसके मैं कुछ एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा बड़े ब्रीफ में। ठीक है, थर्ड हाउस और 12th हाउस। जब मैं हाउस की बात करूंगा तो उनके लॉर्ड आप अपना आप समझ जाएंगे। थर्ड हाउस और 12th हाउस ट्रांसफर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्यों रेस्पॉन्सिबल है? 12th हाउस हमारी लग्न से 12वां भाव है और थर्ड हाउस 4th हाउस से 12वां भाव है। लग्न हम खुद है, 12वां भाव एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, चेंज ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्न चेंज प्लेस करेगी यदि 12वें भाव का कुछ असर है। ऐसे ही 4th भाव से 12वां भाव हो जाता है थर्ड भाव। 4th भाव हमारे हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो थर्ड वो हाउस का डिस्प्लेसमेंट है। तो हाउस और लग्न का डिस्प्लेसमेंट आपका थर्ड एंड 12th हाउस बताता है। थर्ड हाउस हम ट्रेवल भी बताते हैं। जैसे ट्रांसफर में थर्ड और 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हमेशा होगा। अब थर्ड और 12th के इन्वॉल्वमेंट से कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे होंगी वो मैं अब आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन 1 बाई 1। थर्ड और 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट, यदि केवल थर्ड और 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो पर्सन का ट्रांसफर होगा विद इन सेम सिटी, उसका ऑफिस बदल जाएगा। थर्ड और 12th का यदि 4th हाउस से कोई कनेक्शन बन जाता है तो ऐसे पर्सन का प्लेस भी डिस्प्लेस होगा। वो जहां पे रहता है उसका ऑन टाइम बदल जाएगा, या जहां पे वो काम कर रहा है वो जगह बदल जाएगी, तो उसका ट्रांसफर होगा विद द शिफ्टिंग ऑफ प्लेस, नए जगह पर जाकर वो जॉब करेगा। थर्ड कॉम्बिनेशन, थर्ड 12th और 10th का यदि कॉम्बिनेशन हो जाता है, 10th हाउस कार्य भाव का, तो उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट होगा। जिस जगह पे काम कर रहा है उसकी कंपनी बदल जाएगी, उसका प्रोफेशन चेंज हो जाएगा, उसका कार्य क्षेत्र चेंज हो जाएगा, यदि तीसरे भाव 12वें भाव और 10वें भाव का कॉम्बिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट, यदि तीसरे भाव 12वें भाव और 7वें भाव का कॉम्बिनेशन हो जाए। अब भाव जहां है मैं लॉर्ड की भी बात कर रहा हूं, तीसरा 7वां और 12वें भाव का कोई लिंक बन जाता है तो ऐसे पर्सन का ट्रांसफर के साथ साथ प्रमोशन भी होगा। 7th हाउस प्रमोशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रांसफर भी हुआ, प्रमोशन भी हुआ। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन नंबर 4, तीसरे भाव 12वें भाव और दूसरे भाव 11वें भाव और 10वें भाव का कॉम्बिनेशन हो जाए इन पांचों का। तीसरा 12वां ट्रांसफर, 10वां चेंज ऑफ जॉब और दूसरा और 11वां मोटी कमाई। तो ऐसा पर्सन चेंज करता है जॉब विद फाइनेंशियल गेन्स, उसको बहुत फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा। तो ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है। और लास्ट वन कॉम्बिनेशन है, उसको अथॉरिटी भी मिलेगी ट्रांसफर के साथ साथ यदि तीसरे और 7वें भाव का किसी तरीके का कनेक्शन छठे भाव से हो जाए। तो ये मैंने कुछ एक आपको कॉम्बिनेशंस बताए, जिन कॉम्बिनेशंस की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी नेटिव का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूं लास्ट में, प्रोफेशन की सीरीज इसके बाद मैं एंड कर दूंगा। बाद में आप लोगों के जैसे सजेशंस आएंगे अकॉर्डिंगली मैं आगे क्लासेस लूंगा। तो प्रोफेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रोफेशन से ही रिलेटेड है, वैसे पर्सन से रिलेटेड है। हमें कैसे पता चलेगा एक बंदा बहुत ज्यादा डेट में है, बिजनेस से रिलेटेड है, कि वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर कर्जा हो गया, बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा घाटा हो गया। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। तो हम कुंडली देखकर कैसे पता करेंगे, उसके ट्रांजिट दशाएं और ग्रहों की स्थिति देखकर कि वो पर्सन को बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। तो इसके कॉम्बिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं वो 3 ग्रह हैं, राहु, मंगल और शनि। मंगल किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल है, ये दुस्साहस क्रिएट करता है बंदे के अंदर, कुछ भी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बना देता है, एम क्रिएट कर देता है, एरोगेंस कि नहीं मैं तो ये काम कर रहा हूं और मैं तो ऐसे काम करके दिखाई दूंगा। तो वो यहां वहां से कहीं से भी, जहां से भी उसको फंड मिलते हैं, फंड उठा लेता है। प्रो एंड कॉन्स नहीं देखता कि भाई इतना ज्यादा मैं फंड ले लूंगा, काम को एकदम से आगे बढ़ा दूंगा, बहुत ज्यादा डेट ले लूंगा तो कल को मैं ट्रबल में आ सकता हूं। तो मार्स का रोल हो जाता है, यदि मार्स कनेक्ट हो जाए विद द 6th, 8th और 12th हाउस, मार्स कनेक्ट हो जाए आपके दो स्थानों से, छठे, 8वें और 12वें भाव से कनेक्ट हो जाए, तो पर्सन के अंदर वो पैशन दे देता है किसी भी काम के लिए,
ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है और उसको गलत आदतों की तरफ पुश कर देता है। ये 3 चीजें मार्स करता है। पैशन देगा, मतलब उसको एक तरीके से पागलों की तरह लग जाएगा, किसी चीज में लग गया तो। ओवर कॉन्फिडेंस देगा, जो कर रहा है वो उसको कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि इसमें मैं सक्सेसफुल होंगी, और बैड हैबिट्स की तरफ लग जाएगा। इस तरीके से मार्स आपकी डेट को इंक्रीज करता है। ये सारी चीजें रेस्पॉन्सिबल है उधार लेने के लिए। दूसरा जो ग्रह है वो शनि है। तो मिसरीज और दुखों का कारक शनि है। वो परमानेंट पर्सन के पीछे कोई न कोई दुख और तकलीफ लगा के रखता है, और डेट या उधार लेने का ये भी बहुत बड़ा कारण है। आप बिजनेस करा, थोड़ा घाटा हो गया, बंदा सोचेगा मैं और पैसे ले लेता हूँ और काम शुरू करता हूँ, फिर और घाटा हो जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा, उसको और बिजनेस में घाटा लिया, कोई काम शुरू किया और नई कोई परेशानी आ गई, उसको सेहत से रिलेटेड लिंक हो गया। तो मिजरीज या दुखों का कारक है शनि। तो शनि भी उधार लेने का दूसरा मेन रीजन है। और तीसरा जो ग्रह है वो है राहु। वो इल्यूजन में रखता है बंदे को, हमेशा गलत फहमी में पाल के रखता है। दिमाग के अंदर गलत फहमी, उसको वस्तु स्थिति दिखाई नहीं देती। राहु का ऐसा असर होता है माइंड के ऊपर। उसको गलत चीज गलत नहीं लगती, सही चीज सही नहीं लगती। एक्चुअल पिक्चर दिखा के नहीं रखता, उसको दिग्भ्रमित रखता है राहु। और दिग्भ्रमित होने की वजह से भी पर्सन सही डिसीजन नहीं ले पाता और वो उधार पे उधार लिए जाता है। ये तो मैंने बात की 3 प्लैनेट्स की। इनका यदि 6, 8 और 12 से किसी तरीके का लिंक है तो वो पर्सन को डेट में डालेंगे। अब मैं हाउसेस की बात करूंगा। डेट में होने के लिए 4 जो हाउसेस मेनली रेस्पॉन्सिबल हैं। छठा भाव जो कि है ही ऋण का भाव। 8वां भाव वो हिडन थिंग्स का भाव है। तो जो पर्सन ऋण लेता है वो सारी चीजें छुपाता है, सबको वस्तु स्थिति नहीं बताता, वरना उसको कोई उधार देगा ही नहीं। तो 8th हाउस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। 11th इच्छा पूर्तियों का भाव है। अब ऋण का और उधार का इच्छा पूर्तियों से बहुत बड़ा लेना देना है। आपने देखा होगा सोसाइटी के अंदर लोग उधार अपनी इच्छा पूर्तियों के लिए करते हैं। मकान लेना है, बड़ी कार लेनी है, बड़ी ये चीज करनी है, बड़े कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना है, बड़े कॉलेज जगह घूमने जाना है, फॉरेन ट्रेवल करना है, तो उसके लिए वो उधार लेगा। तो इच्छा पूर्ति का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और 12th हाउस तो क्योंकि एक्सपेंसेस का हाउस है, व्यय हाउस है, तो 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। तो ये 4 हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, 6th, 8th, 12th एंड 11th हाउस। यदि आपका जो प्लैनेट्स हैं उनकी दशाएं चल रही हैं और उनका लिंकअप 6ठे, 8वें, 12वें और 11वें भाव से हो जाए, तो उस टाइम आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ये पर्सन किसी फाइनेंशियल ट्रबल में है। कमेंट करके आप बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।